Assalamu alaikum everyone. Today we have students from Psychology Department of Aligarh Muslim University. We are going to ask some questions to them about the strategies to crack the entrance exam here. कि किस तरह से आप क्रैक कर सकते हैं यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम को. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू यू. अस्सलाम वालेकुम, आई एम शफक. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बुशरा. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इल्मा खान. अनम इमाम. अस्सलाम वालेकुम. Okay, now we are going to start. So firstly, we want to know how many seats of MS Psychology are here in AMU. There are 40 seats in psychology. Okay, we have 40 seats for the preparation. And can you guys please tell us about the exam pattern and eligibility criteria for this entrance exam? Yeah. So we have 70 MCQs and we have 10 subjective questions. In that each carry 3 marks and we have 0.25 negative marks per wrong questions. So if we uncorrect 4 marks, if we correct 4 questions, then we have 1 marks that will be deducted from our marks. तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगी कि वो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए पेपर करें? मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर वेरी श्योर कि अगर आपको ये भी लगता है कि आपका 50% भी ये चांसेस है कि वो अगर सही है, तभी मैं कहूँगी कि एम करिए आप इस चीज़ को, वरना आप उसको रहने दीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? 6 सेम के भी आते हैं और पूरे बीए के जो होते हैं, और जो पूरा सिलेबस है एग्जैक्टली जो हमारा जो सिलेबस होता है एंट्रेंस का, वो सब्जेक्टिव उसी से आते हैं. लेकिन उतने कोई वो टफ़ नहीं होते हैं, वो बहुत बेसिक्स होते हैं. लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता. आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, नहीं तो आपको फिर छोड़ देना होगा. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि आप ये नहीं तो ये कर लें, वो वाली बात नहीं होती है. अच्छा, वो 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं टोटल? 30 मार्क्स के होते हैं, ईच कैरी 3 मार्क्स. और उसमें कम से कम आपको हाफ अगर आप पेज लिखें या एक पेज आप लिखें तो वो अच्छा माना जाता है. आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, 55% मार्क्स जो होता है एग्रीगेट आपको होना ही चाहिए, तब आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं. तो एक और पॉइंट जो हम देखते हैं कि फर्स्टली टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम द स्ट्रैटेजी वर्क्स अ लॉट. सो आई वांट टू नो कि व्हाट वाज द स्ट्रैटेजीज यू ऑल हैव चूजन टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम एंड व्हाट प्रॉब्लम्स यू ऑल हैव फेस, इफ एनीवन वांट्स टू टेल. जैसा कि हमारा जो एंट्रेंस होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो हमें ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है. क्योंकि हमारे उस टाइम जो फाइनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं और हमारे बहुत सारे एंट्रेंस लगे होते हैं, और क्योंकि हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, तो हमें पहले से एक माइंड में रखना चाहिए कि जो है मतलब हमें उसकी पहले से हमें माइंड में रखना चाहिए कि हमें मतलब एंट्रेंस देना है, और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, टाइम मैनेज करके अपने जो मतलब ग्रेजुएशन का भी जो प्रिपरेशन करते रहना चाहिए और एंट्रेंस के लिए भी. उसके लिए हमें बेसिक बुक्स सजेस्ट करनी चाहिए. मैं तो कहूँगी कि हमारा जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और आप बेसिक अपना, अगर आपका बेसिक नहीं उतना क्लियर है तो आप NCERT से मतलब 11th-12th के NCERT के लिए भी जा सकते हैं. जैसा कि हमारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी होता है बैचलर का, और साथ में ही हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है, तो उस टाइम पे किस तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं? हाँ, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, सिंस बहुत कम टाइम रह जाता है फाइनल एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बीच में. एंड इवन बहुत सारे एंट्रेंसेस होते हैं, इट्स जस्ट कि एक एंट्रेंस नहीं होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको एमयू का सिलेबस पूरा अलग से निकालना है, बिकॉज सी तेरा डिफरेंट एंट्रेंसेस एंड जामिया और एमयू के एंट्रेंस में डिफरेंस है, सिलेबस का डिफरेंस है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिलेबस पूरा निकालें एमयू का, एंड देन यू गो थ्रू ईच ऑफ द टॉपिक्स. यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ द टॉपिक्स कि चलो ठीक है हमारी बुक में ये नहीं था तो वी विल लीव इट. एंड सो ऑफकोर्स यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस, ईच टॉपिक गो थ्रू इट. एंड ऑफकोर्स जैसे शफक ने बताया कि 11th-12th की NCERT है, और अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय मॉर्गन एंड किंग है. हाँ, तो ऐसे जो सिंपल साइकोलॉजी के हैं वो आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं. अच्छा, जैसा कि अभी शफक ने बताया कि
टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए और PYQs करना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइम दें और किस तरह से सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स को टाइम दें। प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने देखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं और हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि किस लेवल का हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। आइडिया हो जाता है कि कैसे डीप आएगा। हमें ये भी पता चल जाता है कि और हमें ये हो जाता है कि हम कितने पानी में हैं। हम उस क्वेश्चन पेपर को देख के हम ये समझ सकते हैं कि हमारी कितनी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी है, कि हम अभी और कितनी करनी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ होती है जो बहुत ही आउट ऑफ मतलब सिलेबस या मतलब कुछ ऐसी वो लोग चीज़ दे देते हैं जो मतलब हमने कभी पढ़ी नहीं होती है। कुछ ऐसा वर्ड दे देंगे, टर्म दे देंगे, वो हमने ग्रेजुएशन में वो किया होगा। और ये चीज़ें तो स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में होती ही हैं। वो चीज़ हमने पढ़ी भी होगी, लेकिन वो एक वर्ड होगा, एक स्पेसिफिक वर्ड होगा जो हमने कभी उससे हम रूबरू नहीं हुए होंगे। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद हम उसके बाद हम रेफरेंस कर सकते हैं उस चीज़ से। जैसे PYQ में आप देखते हैं एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, लेकिन फिर भी हमें उसके अगर हम चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा पता होता है। तो हमें एक तरह से 4 टॉपिक सब टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं और हमारी इस तरह से हमारी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका भी मतलब वो भी पढ़ लेने चाहिए क्योंकि उसी से ही आता है। तो बेसिकली हमने देखा कि PYQs का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। बाकी और कुछ स्टूडेंट को एक टाइम आप अच्छा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से या स्टूडेंट लाइफ में रहता ही है कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बाद, तो कितना टाइम फाइनल ईयर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दें और कितना टाइम फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और दें। एंट्रेंस की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका क्या एक फ्रेम होगा, एक खाका आप अगर बताना चाहें क्या खींचा जा सकता है कि कैसे हम टाइम अलॉट करें। तो अगर आप BA का अगर आपको आपने अगर सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपका है मेजर आपका साइकोलॉजी है, तब तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। जिन लोगों का हाँ बिल्कुल क्योंकि वही आता है घूम फिर के, थोड़ा बहुत थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वही चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आपका सब्सिडरी है या आप नए हैं इस फील्ड के लिए, तब तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब तो आपका ये डिपेंड करेगा कि आप कितना चीज़ों को आप ग्रैस्प कर पा रहे हैं, आप कितनी ज़्यादा एफिशिएंट हैं आप अपने स्टडीज़ में, आप कितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हैं इस चीज़ के लिए, आप कितने ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा ये चीज़ अचीव करने के लिए, क्योंकि गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 4 जगह डाल देंगे तो नहीं होगा। वैसे आप 4 जगह फॉर्म डाल देंगे, अगर आप 4 जगह फॉर्म डाल रहे हैं लेकिन डिफरेंट इंस्टीट्यूट का लेकिन सेम कोर्स का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ सेम होता है और आपका वो प्रिपरेशन वाला जो प्रोसेस है वो आपका कांस्टेंट चलेगा। वरना आप जो है ना आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे आप फिर। तो एंट्रेंस से एटलीस्ट 2 मंथ पहले आप अपना सिलेबस रिवाइज कर लें, और 2 मंथ्स आई थिंक एनफ है। अपना ग्रेजुएशन का 6 सेमेस्टर का काफ़ी होता है, और उसके बाद आप एंट्रेंस से 2 महीने पहले NCERT वगैरह भी प्रेफर करना होता है। हाँ NCERT भी ओके है, बट ग्रेजुएशन वाला सिलेबस मोस्ट एनफ है। देखिए वो जो सिलेबस है बस आप उसको अच्छे से थॉरली पढ़ के जाएं, और कुछ भी वो बाहर से नहीं आता है, बस आप वो पढ़ लें। और आपके बेसिक्स होने चाहिए, कुछ जो जर्नल जो बहुत चीज़ें जो जर्नल होती है वो आप पढ़ लें, तो दैट इज़ एनफ फॉर यू, एनफ फॉर एनीबॉडी। यस यू आर राइट। सो फर्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है 2 पॉइंट्स जिस पे हम बात कर सकते हैं कि अपने आप को जानिए और अपने सिलेबस को जानिए। तो अच्छा एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं मतलब एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि नहीं अब नहीं होगा, अब सिलेबस भी देख लिया, खुद को भी देख लिया, स्केड्यूल भी प्रॉपर बन जाता है, वो सामने लग जाता है वॉल पर। लेकिन ऐसा होता है कि 2 दिन की कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है ना, तो इस वजह से ये स्पेशली डिमोटिवेट करता है ज़्यादा। और फिर हम साइकोलॉजी के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन और खुद ही स्ट्रेस में चले गए। तो ऐसी क्या कुछ आपने प्रॉब्लम फेस की होंगी या कुछ ऐसे पॉइंट्स कि हम मोटिवेट कैसे करें, कंसिस्टेंट कैसे रहें? देखिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको ये नहीं करना होगा कि हाँ मतलब 24 घंटा मुझे पढ़ते रहना है, ठीक है। आपको अपना पर्सनल लाइफ भी उसी हिसाब से बैलेंस करना है। आपको ये भी है कि थोड़ा देर आपको फ़ोन भी चलाना है, रील्स भी देखना है, आपको सब कुछ करना है, लेकिन हाँ ये है कि आपको लिमिटेड करना है। Actually, life is all about creating balance, right? So,
In last, we would like to know what is the scope of this course, like PG in psychology. हाँ, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज़ कि आजकल जो है साइकोलॉजी का स्कोप बहुत बढ़ रहा है. इनफैक्ट इंडिया एज वेल एज़ अब्रोड बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है. एंड क्योंकि ये बहुत रिलेटेड फील्ड है ना, इंटर रिलेटेड फील्ड है, तो इट्स नॉट कि अगर आप साइकोलॉजी कर रहे हैं तो सिर्फ साइकोलॉजी के ही फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलेगी. जैसे कि सोशोलॉजी हो गया, एजुकेशन की फील्ड हो गया, उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है ये. एंड साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन, और जहाँ जहाँ ह्यूमन है वहाँ आप जा सकते हैं, तो इसलिए साइकोलॉजी का स्कोप जो है बहुत बड़ा है. एग्जैक्टली. एंड अगर मैं पीजी लाइक एमए साइकोलॉजी की बात करूँ तो मतलब आजकल इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिकली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारी जगहों में आप काउंसलर कर सकते हैं. एग्जैक्टली. एंड लाइक आप पीजी डिप्लोमा करके काउंसलिंग कर सकते हैं. नहीं, लाइक काउंसलिंग के लिए आपको एक पीजी डिप्लोमा मोस्ट ऑफ देम दे आस्क. हाँ, अभी बहुत, अब देखिए साइकोलॉजी का इट्स वेरी सिंपल कि देयर इज़ एन अप्लाइड फील्ड एंड देयर इज़ अ रिसर्च फील्ड. तो यू कैन गो इन द रिसर्च और द एकेडमिक पर्पस अगर आपको जाना है उस तरफ. और अगर मैं अप्लाइड की बात करूँ तो ऑफकोर्स दिस क्लिनिकल, दिस काउंसलिंग, एंड आजकल जो बहुत बड़ा दैट इज़ स्कूल साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है. मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हाँ, डिप्रेशन, exactly. सिचुएशंस लोगों को नॉर्मली फेस करना पड़ रहा है. आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स? शी वांट टू से समथिंग. बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे सिंस जो खासतौर पर जो नए स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू फेस अ लिटिल बिट ऑफ इश्यूज. लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हैं एमयू में, ड्रॉबैक्स भी हैं बट फैसिलिटीज़ भी हैं. एंड हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी एमयू का सपोर्टिव है, आई वुड से दैट. और काफ़ी इनोवेटिव भी है, मतलब कुछ चीज़ें नई नई आ रही हैं. एंड ऑफ कोर्स एमयू का एक रैंकिंग है, एक रुतबा है, तो दैट इज़ इवन तो थोड़ा घट रहा है, बट इट इज़ हाँ थोड़ा इट्स अ ब्रांड. हाँ, इट्स अ ड्रीम. इट्स अ ड्रीम. इट्स अ ड्रीम ऑफ मेनी एस्पिरेंट्स. हाँ, या एग्जैक्टली. तो तो अभी के मोस्टली कवर्स हो गए हमारे क्वेश्चंस के क्या फेस कर सकते हैं आप प्रॉब्लम्स, विच थिंग्स कैन मोटिवेट यू. और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स से आपको पता चला कि कैसे आप साइकी को डील कर सकते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स थे. और थैंक यू फॉर ऑल टू कम हेयर एंड गिव योर प्रीशियस टाइम फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम. So thank you. I hope that this information will help to all who are preparing for the entrance exam, and we are giving best of luck to them those preparing for these exams. Okay, thank you.